नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना महामारी की इस काली रात की कब होगी सुबह? स्वास्थ्य सुविधाओं पर सत्ता विपक्ष के सरकार से सवाल। कोरोना से उखड़ती सांसों को थाम ले सरकार। भाजपा नेता सुरजीत ने सरकार से लगाई गुहार। कांग्रेस नेता राजा सोनी ने कहा, डॉक्टर और स्टाफ बिना कैसे मिलेगा मरीजों को उपचार। जिला प्रशासन पर लगाए अनदेखी के आरोप। विधायक प्रदीप जायसवाल ने लगाए गंभीर आरोप। वारासिवनी नगर में कोविड सेंटर न खोले जाने का मामला। विधायक ने साधा कलेक्टर दीपक आर्य पर निशाना। पुलिस जवान भी कोरोना की चपेट में। एक टीआई सहित 3 जवानों में कोरोना संक्रमण। जबलपुर मेडिकल में इलाज के लिए कराया भर्ती। जिले के 83 पुलिस जवान हुए कोरोना संक्रमित। और अब समाचार विस्तार से। मानवीय तंत्र का दुश्मन बना कोरोना अब हार मानने को तैयार नहीं है और लगातार जिंदगियों को लील रहा है। महामारी के इस दौर में काली रात की सुबह कब होगी यह कोई नहीं जानता, लेकिन रोज ऑक्सीजन की कमी से उखड़ती सांसों के बीच अपने ही अपनों का हाथ छोड़कर जिंदगी से जंग हार रही हैं। सामाजिक संस्थाएं जहां आगे बढ़कर मानवीय मूल्यों के लिए हर संभव मदद कर रही है, वहीं मन की बात और स्वास्थ्य आग्रह करने वाली सरकारों से कांग्रेस के नेता और भाजपा पदाधिकारी भी मन की पीड़ा बता रही हैं, जिसमें दर्द है। कोरोना के कातिल शिकंजे से लोगों को बचाने सरकारें कुछ तो करें। स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे खोखले हैं। दवाइयों की कमी और ऑक्सीजन सिलेंडर समय पर न मिलना मरीजों की मौत का कारण बन रहा है। इस दर्द को किस हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है? जहां आमजन के मन में बेहद गुस्सा है, वहीं अब सत्तासीन दल के नेताओं के सब्र का बांध भी टूट गया है। चारों तरफ मौत का मंजर देखकर वे सिहर उठे हैं और अपनी सरकार के प्रबंध को नाकाफी बताते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। कोरोना संकट काल में सत्ता और विपक्ष दोनों ही दलों के नेताओं की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि आमजन भी नेताओं पर अब भी भरोसा कर रहे हैं कि वे उनके समुचित स्वास्थ्य प्रबंध की व्यवस्था करेंगे। कोरोना संकट काल का जो अंधेरा छाया हुआ है, उसे जितना भी कोसा जाए कम है। आज स्वास्थ्य तंत्र की धमनियां सिकुड़ गई हैं और मरीज के इलाज का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। अभी कोरोना की दूसरी लहर है और इसका पीक बेहद करीब है। ऐसे में मरीजों की जान को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। जनता के सवाल हैं कि जब कुछ महीने पहले कोरोना की रफ्तार कम हुई थी तो सरकारों ने क्या तैयारी की? जिला प्रशासन ने कितनी व्यवस्थाएं बनाई? अभी वर्तमान में व्यवस्था बनाने का जो ढोंग चल रहा है, उसमें केवल बिस्तरों का आंकड़ा ऐसा दिखाया जा रहा है मानो बिस्तर लगा दो और प्रशासन की सारी जिम्मेदारियां खत्म। लेकिन दूसरी ओर मरीजों की लगातार मौत होना व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह है। जो आए तो इलाज करानी थी, लेकिन लौट के घर वापस नहीं जा सके। उनका दुख पहाड़ की तरह है, लेकिन उनके दर्द में प्रशासन की बेरुखी भी है, जिसमें अव्यवस्था की भेंट चढ़ते अपनों को देखना इतना आसान नहीं है। अगर हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात बेहतर होते तो सत्तासीन दल के नेताओं को अपनी ही सरकार, अपने ही आला नेताओं और अपने प्रदेश के मुखिया पर सवाल उठाने नहीं पड़ते। बालाघाट भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएमओ कार्यालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपने ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक 2 ट्वीट किए हैं। इस ट्वीट में एक नेता की जवाबदेही और आमजन का दर्द साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। वे अपने इस ट्वीट में लिखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी, बालाघाट जिले के हालात बहुत खराब हैं। सभी व्यवस्थाएं चौपट हैं। जिला चिकित्सालय में आम लोगों को दवाइयां व ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही हैं और ना ही पर्याप्त स्टाफ है, जिस कारण बड़ी संख्या में रोज मौतें हो रही हैं। कुछ करिए प्लीज़।
अपने दूसरे ट्वीट में आवश्यक सुविधाओं की कमी का जिक्र करते हुए सुरजीत लिखते हैं कि कृपा कर कोरोना के उपचार में उपयोग होने वाली ज़रूरी दवाइयों व ऑक्सीमीटर, मास्क, सैनिटाइजर, स्टीम मशीनों के मूल्यों का निर्धारण कर सूची जारी कर कालाबाजारी पर तत्काल रोक लगाएं। विक्रेताओं के द्वारा अनाप शनाप मूल्य वसूला जा रहा है। ये दोनों ही ट्वीट बताने के लिए काफ़ी हैं कि व्यवस्थाएं बनाने के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। अब भी कोरोना संक्रमित ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं। प्रशासन आखिर क्यों नहीं बताता कि प्रतिदिन उसके पास ऑक्सीजन की उपलब्धता कितनी है और कितने मरीजों ने इसके अभाव में दम तोड़ दिया। यह भी बताया जाए कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स कितने हैं और कहाँ कहाँ कार्य में जुटे हैं, क्योंकि मरीजों की शिकायत यही है कि कोई भी डॉक्टर नहीं देख रहा है और मौतें हो रही हैं। यह हमारे चिकित्सा तंत्र का आईना है जो कल भी वैसा ही था और आज तो इसका रूप और भी भयावह है। केंद्र और राज्य सरकारों पर विपक्षी दल कांग्रेस भी यही सवाल उठा रहा है कि आखिर कब तक आधा अधूरा प्रबंध बताकर कोरोना को कम आंका जाएगा। राजनेताओं के मन की पीड़ा के बीच कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजा सोनी भी सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठाते हुए सरकारों की जवाबदेही को झकझोर रहे हैं। अपने पोस्ट में लिखते हैं कि आप 100 से 200 कितने भी बेड का अस्पताल बना लें, पर जब तक देखने वाले डॉक्टर और स्टाफ नहीं हो तो यह सब व्यर्थ है। जिला अस्पताल में डॉक्टर, दवाइयों और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। यही नहीं, उनके एक अन्य फेसबुक पोस्ट में कोरोना की वजह से मरते लोगों के प्रति दर्द झलकता है। वे कहते हैं कि आज अपनी आंखों के सामने लोग परिजनों को मरता देख रहे हैं। इन मरते लोगों को बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाओं की उपलब्धता किया जाना बेहद ज़रूरी है। साथ ही वे कहते हैं कि समाजसेवी संस्थाओं का मानवता के लिए आगे आकर कार्य करना अभूतपूर्व और प्रशंसनीय है। सच कहा जाए तो आज स्वास्थ्य तंत्र की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। सरकारी डॉक्टर ऐसी परिस्थिति में जिम्मेदारी से बचने क्वारंटाइन का बहाना ढूंढते हैं, और जबकि निजी चिकित्सकों में कई तो बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और कई डॉक्टर तो मरीजों की चिंता तो दूर, हालात को गंभीरता से तक नहीं ले रहे हैं। यही वजह थी कि बीते दिनों असहयोग को लेकर आईएमए के विरुद्ध चिंता जताई गई और उन्हें सफाई देनी पड़ी कि हम इस जंग में साथ हैं। यही कुछ दर्द आज भाजपा कांग्रेस के नेताओं की जुबान पर है कि व्यवस्था को सुधारा जाए और कोरोना से मरीजों की सांसों की टूटती डोर को थामा जाए। वहीं दूसरी तरफ आज लोग परेशान हैं। मेडिकल स्टोर्स के बाहर कतारें लगी हैं, सीटी स्कैन करने जद्दोजहद चल रही है, जबकि अस्पतालों में एक बेड ऑक्सीजन सिलेंडर पाने के लिए घुटने तक टेकने पड़ रहे हैं कि किसी तरह उनके अपनों की जान बच जाए। ऐसे में हमारे नेताओं और स्वास्थ्य तंत्र पर क्या भरोसा किया जाए। अभी बीते 10 दिनों से जिले में यह आलम है कि कोरोना सांसें छीन रहा है। मोक्षधाम में चिताएं जलने की कतार है। कब्रिस्तान में लगातार शव दफन हो रहे हैं। हमारा सरकारी तंत्र है कि केवल बेड बनाने की औपचारिकता निभा रही हैं, जबकि ऑक्सीजन की खपत अधिक हो रही है और उपलब्धता बेहद कम है। ऐसे में मरते लोगों को बचाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। यही नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं आधी अधूरी हैं, डॉक्टर और स्वास्थ्य स्टाफ की भारी कमी है। ऐसे में कोरोना की जंग इतनी आसान नहीं है। ऐसे में उम्मीद ही है जो हमें आपस में बांधे हुए है, और यही उम्मीद मरीजों के परिजनों को अस्पताल के द्वार तक लाती है। लेकिन यहाँ भी उनकी जान नहीं बचाई जा सके तो फिर ऐसी स्वास्थ्य सुविधाओं को लानत मलामत करने के अलावा क्या बाकी रह जाता है। वारासिवनी, खैरनाजी व कटंगी क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य के साथ जिला प्रशासन व कलेक्टर द्वारा किए जा रहे खिलवाड़ व कोविड सेंटर प्रारंभ करने को लेकर अपनाए जा रहे उदासीन रवैये से नाराज खनिज विकास निगम के अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने नगर के अंबेडकर भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला प्रशासन व कलेक्टर दीपक आर्य पर जमकर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि वारासिवनी सेंटर होने की वजह से जिले की आधी आबादी खैरलांजी, कटंगी और लालबर्रा से लोग वारासिवनी इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में उनका प्रयास था कि वारासिवनी में सबसे पहले कोविड सेंटर बनाया जाए।
कोविड सेंटर बनाए जाने को लेकर जिला कलेक्टर और एसपी द्वारा 2 बार निरीक्षण भी किया जा चुका है, लेकिन 12 दिन बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा कोविड सेंटर शुरू करने को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि भवन में जो भी व्यवस्थाएं हैं अभी तक जो की जा चुकी हैं वो समाज सेवियों और आम नागरिकों की मदद से कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि जिले में सभी जगह प्रशासन द्वारा कोविड सेंटर तैयार कर प्रारंभ करवा दिए गए हैं, लेकिन वारासिवनी, खैरलांजी और कटंगी क्षेत्र को इससे अछूता रखा गया है। जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण वारासिवनी में कोविड सेंटर प्रारंभ नहीं हो पाया है। कोविड सेंटर प्रारंभ नहीं होने पर विधायक प्रदीप जायसवाल ने वारासिवनी और खैरलांजी क्षेत्र की जनता से माफी भी मांगी है। कलेक्टर पूरे जिले का कलेक्टर है, उसको सब तरफ ध्यान देना चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि आधे पेशेंट वारासिवनी, खैरलांजी, कटंगी क्षेत्र के पूरे जिले में, तो यहाँ कोविड सेंटर क्यों नहीं खोला गया? इतना देर होने का क्या कारण है? क्यों आप 2 बार देख के चले गए? क्यों ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हो यहाँ पर? जब हमारी जनता है 24-25 लाख रुपये चंदा कर रही है, 10-12 लाख रुपये मैंने स्वयं अपने तरफ से दिया, और आगे भी सिविल हॉस्पिटल में जो भी आवश्यकता पड़ेगी वारासिवनी, खैरलांजी, कटंगी क्षेत्र के लिए सिविल हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्था हम करेंगे। हमको ऐसे कोविड सेंटर की, ऐसे जिला प्रशासन की कहीं हमको जरूरत नहीं है। भैया मेन दिक्कत ऑक्सीजन की और डॉक्टर की है ना, मेन हल करना चाहिए, हल नहीं कर पा रहे हैं। ऑक्सीजन की है, बाकी जगह क्यों दे रहे हो फिर आप? आपको इस एरिया देखिए, आप आधा एरिया तो वारासिवनी, खैरलांजी, कटंगी है, तो इसके साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? क्यों नहीं खोला गया? एक सेंटर यहाँ वारासिवनी सेंटर खुलना जरूर था। इस वारासिवनी सेंटर में वारासिवनी, खैरलांजी, कटंगी, लालबर्रा के लोग आते हैं। आधा जिला तो यहीं पर बैठा हुआ है, इस आधे जिले को तो पूरा छोड़ दिया गया बिल्कुल। जिस प्रकार से अभी इससे पहले जो पहली लहर आई थी, मैं वही बोल रहा हूँ, समन्वय का अभाव है। आज भी हमारे जितने आयुष चिकित्सक जिनको 3-4-6 महीने का अनुभव है, उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए था। सरकार का करोड़ रुपया आया है, उस पैसे से आयुष के लोगों को रखा जाना चाहिए था। तो जो काम कर रहे हो सस्पेंड किया जा रहा है। 6 लोग छोटे कर्मचारी को सस्पेंड करने से क्या मतलब? बड़े बड़े डॉक्टर को सस्पेंड करो, जो हाथ नहीं लगा रहे मरीज को, जो आईसीयू में जा नहीं रहे हैं, चिकित्सालय में नहीं जा रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। तुम वो आशा कार्यकर्ता को, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सस्पेंड कर रहे हो, आयुष के जो 5-6 लोग हैं उनको सस्पेंड कर रहे हो। ये सब इससे काम थोड़ी चलेगा इससे। चर्चा के दौरान विधायक जायसवाल ने कहा कि वारासिवनी, खैरलांजी अस्पताल में जितनी ऑक्सीजन मशीन और चिकित्सक अभी उपलब्ध हैं, उन्हीं के माध्यम से मरीजों की सेवा की जाएगी। कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से सिविल अस्पतालों में सौंपी गई ऑक्सीजन मशीन से पिछले 1 सप्ताह में 50 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। नहीं तो वारासिवनी में ही प्रतिदिन मौत के आंकड़े सामने आया करते थे। विधायक जायसवाल ने जिला प्रशासन और कलेक्टर पर आरोप लगाया कि सिर्फ इनका ध्यान वैनगंगा पुलिया के उस पार ही है, जिससे कि वारासिवनी, कटंगी और खैरलांजी क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही उनके द्वारा वारासिवनी के जो चिकित्सक जिला अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें वारासिवनी में वापस लाने के लिए भी जिला प्रशासन और कलेक्टर से कहा गया था, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। चिकित्सक के साथ साथ वारासिवनी अस्पताल में जो वार्ड बॉय और सफाई कर्मी कार्य कर रहे हैं, उनकी भी ड्यूटी जिला चिकित्सालय में लगा दी गई है। ऐसे में वारासिवनी, कटंगी, खैरलांजी की जनता को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अभी तक जितनी भी सुविधा की गई है कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से ही हुई है। यहाँ सब पूरा कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से। जायसवाल जी, आप जिले में आपदा प्रबंधन, स्टाफ दो, बस आपदा प्रबंधन देने के बजाय स्टाफ ले लिया। हम यहाँ चाहते थे सरकार हमको, शासन हमको, जिला प्रशासन हमको ऑक्सीजन की व्यवस्था करे। पाइपलाइन बिछ गई ना, ऑक्सीजन लगेगी नहीं लगेगी? आज 12 दिनों का ऑक्सीजन की व्यवस्था की, तो हम जनता को क्या जवाब दें? हम जनता का जवाब यही दे रहे हैं कि भाई हम माफी चाहते हैं, कोई सेंटर नहीं खुल रहा है। आपदा प्रबंधन समिति, जायसवाल जी, आपदा प्रबंधन समिति में आप भी बैठे थे, जिला कलेक्टर भी जब लॉकडाउन बना 50-50 बिस्तर का आश्वासन दिया था आयुष मंत्री ने। सारे नेताओं का समय, कलेक्टर का समय सिर्फ मीटिंग में जा रहा है, कोई क्षेत्र में देखने नहीं आ रहा है किसका इलाज क्या हो रहा है। कोई मरीज को हाथ लगाने को तैयार नहीं, कोई किसी डॉक्टर पे किसी का कोई अंकुश नहीं है। किसका इलाज क्या हो रहा है, कोई भगवान भरोसे मरीज चल रहा है, जो मर गया उसको गाड़ी देते ले जाके, ये चल रहा है। सब मीटिंग में पूरा समय जा रहा है, मीटिंग। कलेक्टर कटंगी जाते हैं, जब वारासिवनी का हॉस्पिटल नहीं खुल पा रहा है, कोविड सेंटर, कटंगी जाने की क्या जरूरत है आपको? अभी नहीं खुला। अरे कटंगी वाले तो वारासिवनी आ रहे हैं, आप कटंगी जाकर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। पहले वारासिवनी का हॉस्पिटल चालू करते, उसके बाद कटंगी में प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरा दिखावा चल रहा है, पूरा मजाक चल रहा है, मजाक जनता के साथ पूरे जिले में। विधायक जायसवाल ने कहा कि कलेक्टर को पूरी तरह बांध दिया गया है, जिससे वे जिला मुख्यालय से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि कोई भी डॉक्टर मरीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ वार्ड बॉय और स्टाफ नर्स के भरोसे जिला चिकित्सालय चल रहा है।
जिले में समन्वय का अभाव है। जिन आयुष चिकित्सक को 6 महीनों का अनुभव है, ऐसे हालातों से लड़ने के लिए उनसे लाभ लेने की आवश्यकता थी। इस आपदा से लड़ने के लिए सरकार से जो राशि उपलब्ध हो रही है, उनसे आयुष चिकित्सकों को रखा जाना चाहिए था। जो कार्य कर रहे हैं उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है। छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड करने की बजाय बड़े बड़े डॉक्टर्स को सस्पेंड किया जाना चाहिए, जो मरीजों को हाथ तक नहीं लगा रहे हैं, न ही आईसीयू या चिकित्सालय में जा रहे हैं। इन पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ ही गंभीर बनी हुई स्थिति चिंताजनक हो गई है। आमजनों के साथ ही अब सुरक्षा व्यवस्था में जुटे पुलिस जवानों पर भी कोरोना संक्रमण का असर दिखाई दे रहा है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के लगभग 83 जवान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिनमें से 1 टीआई और 3 जवानों की हालत गंभीर होने पर जबलपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। जिले में लॉकडाउन अवधि के दौरान चौक चौराहों और सभी थाना क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का दारोमदार पुलिस जवानों पर ही है। प्रतिदिन आवाजाही करने वालों को रोकना और नियमों का पालन कराना अब इन पुलिस जवानों के लिए कोरोना संक्रमण का सबब बन गया है। बालाघाट जिले में अचानक ही पुलिस जवानों के कोरोना संक्रमित होने की संख्या बढ़ी है, जो चिंताजनक है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिले के 83 जवान कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें 1 टीआई, 1 प्रधान आरक्षक और 2 आरक्षकों की हालत गंभीर होने पर उन्हें ऑक्सीजन एम्बुलेंस से जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ा है, जबकि सभी पुलिस जवानों को सतर्कता और स्वास्थ्य की दृष्टि से गंभीर रहने की सलाह दी गई है। बताया गया कि पुलिस महकमे में कोरोना की धमक को लेकर पुलिस विभाग की चिंता बढ़ गई है और कोरोना का प्रभाव हावी होने से पहले ही पुलिस ने इसके प्रबंध करने प्रारंभ कर दिए हैं। बालाघाट मुख्यालय में 10 क्वारंटाइन बेड का सेंटर तैयार किया गया है, जहां किसी भी गंभीर परिस्थिति का सामना करने के लिए 5 ऑक्सीजन सिलेंडर को रिजर्व रखा गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हालात नियंत्रण में किए जाने के लिए पुलिस विभाग तैयार है और आगामी समय में बेड की संख्या बढ़ाने के साथ ही जवानों को होम आइसोलेशन में रखने तथा आवश्यकता होने पर अस्पताल कोविड सेंटर स्थापित कर इलाज मुहैया कराने के प्रयत्न तेजी से चल रहे हैं। कोरोना संकट काल में सभी को साथ आकर इस भयावह परिस्थिति से लड़ने का समय है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी तब बढ़ जाती है और वे जनता की कितनी फिक्र करते हैं और उन्हें किस प्रकार संबल देते हैं, यह मायने रखता है। इसी बीच बीते दिनों सांसद ढाल सिंह बिसेन द्वारा की गई एक पोस्ट चर्चाओं में रही, जिसमें उन्होंने लकड़ियों के प्रबंध को लेकर वन विभाग को सूचित किए जाने को लेकर जानकारी दी थी। इसके बाद से उन्हें ट्रोल किया जाने लगा, जिसमें कहा गया कि सांसद को पहले मरीजों को बचाने, ऑक्सीजन सिलेंडर और स्वास्थ्य सुविधाओं की फिक्र करनी चाहिए, लेकिन वे चिता के लिए लकड़ियों का प्रबंध कर रहे हैं। सांसद ढाल सिंह बिसेन की इस पोस्ट के बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी और उनके इस पोस्ट पर आपत्ति जताई गई। सांसद से यह सवाल भी पूछे जाने लगा कि जब आपदा काल है तो वे कहां हैं, वे दिखाई क्यों नहीं पड़ रही हैं। इसी बात पर विपक्षी दल कांग्रेस के नेता भी खासी नाराज रहे और उन्होंने भी सांसद को जमकर खरी खोटी सुनाई। इसी पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें युवा कांग्रेस ने कहा है कि वे सांसद की उदासीनता से आहत हैं और उनके आपदा काल में लापता होने पर युवा कांग्रेसी पोस्टर लगाएंगे और उन्हें ढूंढने के लिए थाने में एफआईआर भी लिखवाएंगे। जबकि भाजपा पदाधिकारियों का कहना है कि अभी वर्तमान में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों की भी कमी थी, सो सांसद ने इसका प्रबंध कर सूचित करने का प्रयास किया था। जो भी हो, लेकिन कोरोना की भयावह स्थिति के बीच राजनेताओं की संवेदनशीलता की भी परीक्षा है, ताकि जनता को उनके किए गए प्रयास कोरोना के कहर से उबरने का संबल दें। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के हुए बेहाल पर युवा कांग्रेस वासनिक ने सत्तासी नेताओं पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आज जब ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की जान जा रही है तो सांसद चिता के लिए लकड़ियों की चिंता कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि युवा कांग्रेसी सांसद के लापता वाले पोस्टर लगाकर एफआईआर दर्ज कराएंगे। उनका कहना है कि बड़े डॉक्टर और 87 नेता गायब हैं, जूनियर डॉक्टरों पर अतिरिक्त बोझ आ गया है। इतने लंबे समय से बीजेपी की सरकार है, फिर भी बालाघाट जिले को हताशा है। उन्होंने कहा कि आज का समय सबके साथ मिलकर कोरोना से लड़ने का है और सब साथ आएंगे तो डॉक्टरों और मरीजों को भी आत्मबल मिलेगा। का समय चल रहा है, कोरोना से लोगों की जान जा रही है, ऑक्सीजन का सिलेंडर ख़त्म हो गया है। हमारे बालाघाट ज़िले के जो हॉस्पिटल है, पूरे ज़िले का मुख्य जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है।
पूंजीपतिवादियों ने अपनी अपनी व्यवस्था करवा के आईसीयू भी और सब जगह व्यवस्था करा ली है, लेकिन गरीब जो मरीज है बेचारे, वो बेडों में मतलब उनको जगह नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। दिन भर से हमको 50-50, 30-30 फ़ोन आ रहे हैं। और बालाघाट जिले के जो सांसद महोदय है, चिता की व्यवस्था करा रहे हैं, लकड़ियों की व्यवस्था करा रहे हैं। यहाँ जीवनदायिनी ऑक्सीजन की व्यवस्था कराना चाहिए, यहाँ जीवन देने की व्यवस्था करानी चाहिए, स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था कराना चाहिए। सांसद महोदय घर में छुप गए हैं। युवक कांग्रेस के द्वारा अभी कुछ दिनों के पश्चात में एफआईआर की जाएगी उनके खिलाफ, उनको ढूंढने के लिए, क्योंकि लापता हो चुके हैं हमारे सांसद महोदय। आपको मैं बता दूं कि सांसद निधि से 5 करोड़ रुपए सालाना उनको सांसद निधि मिलती है। यदि वो अपने सांसद निधि का प्रयोग कर ले, भलाई से अभी सांसद निधि का उपयोग नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो यदि प्रयोग कर ले सांसद निधि से, तो हमारे यहाँ कम से कम 100 से 500 बेड का हॉस्पिटल आईसीयू युक्त बन सकता है। लेकिन निष्क्रिय पड़े हुए, जनप्रतिनिधि सोए हुए। बालाघाट जिले का जो सीएस महोदय, जो आर के जैन जी, वो गायब है, अपने आप को पॉजिटिव बता के गायब है। बड़े बड़े जो वरिष्ठ डॉक्टर जो पड़े हुए लूप लाइन में चले गए, हमारे जो जूनियर डॉक्टर है, तो उनके ऊपर सब कंधे में आ चुका है, पूरी व्यवस्थाएं चरमरा गई है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा कि यह शर्म की बात है कि जिनको जिले की जनता ने दिल्ली में जगह दी, वे स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था करने की बजाय लकड़ियों की व्यवस्था कर रहे हैं। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आमजन आज सब कुछ करने को तैयार है, ऐसे नेता का पद पर बने रहना उचित नहीं है। वहीं उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि आज सरकारें चुनाव में लगी हैं और दूसरी ओर जनता मर रही है और इन्हें अपनी सरकार बनानी है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। जिन लोगों पर आम जनमानस ने अपनी रक्षा, सुरक्षा और व्यवस्था के लिए वोट देकर दिल्ली के संसद में इनको जगह दी, वो व्यक्ति यहाँ पर लोगों के लिए न वो बेड की व्यवस्था कर रहा है, न वो ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहा है, न वो हॉस्पिटल की व्यवस्था कर रहा है, न वो डॉक्टर्स की व्यवस्था करता है। किस चीज़ की व्यवस्था करता है? वो चिता में जलने वाली लकड़ियों की व्यवस्था करता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे सांसद को, जिनको यह सब बोलते हुए और करते हुए और एफबी में पोस्ट करते हुए शर्म नहीं आ रही है। हमारा सीधा सीधा आरोप है कि अगर आपको व्यवस्था नहीं संभल रही है तो तत्काल आप यहाँ से इस्तीफा दीजिए, और जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को व्यवस्था बना सकता है, उनको वह व्यवस्था बनाने के लिए आम जनमानस तैयार है। आप तत्काल इस्तीफा दीजिए। और हम सीधी सीधी मांग करते हैं राष्ट्रपति महोदय से कि ऐसे सांसद जो निकम्मे हैं, जिन्होंने आज तक लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बालाघाट की सुध नहीं ली, ऐसे सांसदों को तत्काल हटाया जाए। और तत्काल यहाँ पर जब ये कोरोना काल हटा जाए तो यहाँ पर चुनाव की व्यवस्था कर किसी और ऐसे जनप्रतिनिधि को व्यवस्था बनाए जो आम जनमानस की व्यवस्था। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष वरिष्ठ नेता रमेश रंगलानी ने कहा कि जहां तक सांसद का सवाल है, तो आज की परिस्थिति में लकड़ियों की भी आवश्यकता है और ऑक्सीजन की भी। 200 बेड का गोंगले में अस्पताल बनने जा रहा है, जिसमें 150 ऑक्सीजन बेड रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी मिलकर प्रयत्न कर रहे हैं। भाजपा सेवा को प्राथमिकता देने वाली पार्टी है। आज सभी को इलाज की जरूरत है। कुछ दिनों में स्थिति सामान्य होगी। ऑक्सीजन प्लांट के सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी जिलों में प्लांट का निर्माण करेगी, जिसमें 2.5 से 3 महीने का समय लगेगा। नहीं, ये बात मैंने भी सुनी है, फेसबुक पे तो मैं पढ़ा नहीं। वैसे तो अभी समय लकड़ी की भी आवश्यकता है, ऐसा नहीं है कि वो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी ऑक्सीजन और बाकी व्यवस्थाओं की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी उस समय सरकार की ओर से अभी जो स्टेडियम में करीबन 40 बेड और 30 बेड अभी अपन ने तैयार कराए, अब 200 बेड अपन तैयार करवा रहे हैं अपने गोंगलई में, जिसमें लगभग 150 बेड ऐसे रहेंगे जिसको ऑक्सीजन से पाइपलाइन से जुड़ा रहेगा। तो उससे हमारे शहर का, जो ज़िले को भी बोल सकते हैं पर शहर का ही बोले, हर जगह थोड़ा थोड़ा, कहीं नहीं सर, जिसको जितना बनता है उतना कर रहे हैं हर नगर में। जैसे वाराणसी में भी जायसवाल जी ने भी शुरू करवाया, जिसको जैसा प्रयत्न बनता है कर रहे हैं। तो यहाँ भी हमारे माननीय मंत्री जी कावरे जी के आज मेरी बात चर्चा हुई थी, और उनका कहना था कि 200 बेड करीबन हम परसों तक, कोशिश तो करें कल भी हो जाए, लेकिन परसों तक अपन इसको चालू करा सकेंगे। जिसको यहाँ अब कोई व्यवस्था इसकी नहीं रहेगी, अपने पुराने हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्था वहाँ चली जाएगी। जिसको भी ऑक्सीजन वाला केस होगा उसको अपन वहाँ भर्ती कर देंगे, और 50 बेड बिना ऑक्सीजन के रहेंगे, बाकी 150 बेड अप टू डेट रहेगा।
वैश्विक महामारी कोरोना आज भयावह स्थिति में पहुंच गई है। सबसे ज्यादा कोरोना महामारी से पीड़ित लोगों के लिए बेड, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिसको लेकर शासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अब स्वयंसेवी संस्थाएं और समाजसेवी लोग कोरोना महामारी को हराने प्राण प्रण से जुटे हैं, जिसको लेकर समाजसेवियों ने अब मरीजों की सबसे महती आवश्यकता ऑक्सीजन के संसाधन मुहैया कराने का बीड़ा उठाया है। समाजसेवी राजेश पाठक भी अपने साथी सहयोगियों के साथ पीड़ित मानवता के सेवार्थ ऑक्सीजन संसाधन मुहैया कराने में आगे आए हैं, जिनके द्वारा आगामी 2 सप्ताह में ताइवान से मंगाई जा रही 10 लीटर की 40 ऑक्सीजन मशीनों को देने की घोषणा की गई है। चर्चा में समाजसेवी भाजपा वरिष्ठ सदस्य और नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष राजेश पाठक ने बताया कि आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में देश और प्रदेश में कोरोना से कड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना की पहली लहर की अपेक्षा दूसरी लहर में कोरोना का रूप काफी बदला है, जिसे परास्त करने में शासन प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयास जारी हैं, लेकिन कोरोना को परास्त करने में थोड़ा समय लगेगा। ऐसे में हमें धैर्य रखने के साथ ही यह आत्मविश्वास भी जगाना है कि कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बढ़ने से कई मरीजों की संख्या ज्यादा हो रही है। जिले के कोरोना प्रभारी मंत्री रामकिशोर कावरे, कलेक्टर दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के साथ पूरा स्वास्थ्य प्रबंधन जिले में बढ़ते कोरोना को रोकने और बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर इलाज की व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है। यही नहीं बल्कि जिले में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों और लगातार सामने आ रहे मरीजों को लेकर शासन प्रशासन के साथ ही समाजसेवी संगठन, जागरूक नेता और स्वयंसेवी संस्थाएं अपने अपने स्तर पर सहयोग कर रही हैं। आज जिले में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही है, जिसकी उपलब्धता की महती आवश्यकता है। हालांकि शासन प्रशासन और स्वास्थ्य अमला बढ़ते मरीजों के लिए बेड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवाओं के साथ ही अन्य जरूरी इलाज को दिलाने में सतत प्रयासरत है और लगातार नए कोविड सेंटर भी खोले जा रहे हैं। जिले के मरीजों की महती आवश्यकता ऑक्सीजन की कमी को लेकर मरीजों को ऑक्सीजन कैसे उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए सामाजिक स्तर पर भी विगत 1 पखवाड़े से वे प्रयासरत थे, जिसके चलते बेंगलोर के एक जानकार से ऑक्सीजन की मशीन को लेकर चर्चा करने पर उन्होंने आश्वस्त किया कि ताइवान से 10 लीटर की ऑक्सीजन मशीन को बुलाकर ऑक्सीजन की कमी से जूझते मरीजों को इसे उपलब्ध करवाकर उन्हें नई जिंदगी दी जा सकती है। भी एक प्रयास किया है कि आज की महती आवश्यकता ऑक्सीजन है। हमने 10 लीटर वाली ऑक्सीजन की मशीन की बात की, पिछले करीब 10 दिन से लगे हुए थे। पूरे देश में हमको कहीं उपलब्ध हो नहीं पा रही थी। उसमें हमारी बंगलौर में एक सज्जन से बात हुई, उन्होंने ताइवान बात किया। ताइवान से बात करके 40 मशीनें यहाँ लाने की मंजूरी उन्होंने प्राप्त की। वो मशीनें ताइवान से बाई फ्लाइट 40 की 40 मशीनें आएंगी बेंगलोर, और बेंगलोर से नागपुर आएंगी। शीघ्र उसको मंगाने का प्रयास किया जा रहा है। उसका पूरा का पूरा भुगतान भी भेजा जा चुका है। और वो मशीन की खास बात यह है कि 1 मिनट में 10 लीटर ऑक्सीजन जनरेट करेगी एक मशीन, और एक मशीन में 2 आदमियों को एक साथ सुविधा उसमें दी जा सकेगी, ऐसी व्यवस्थाएं उसमें हैं। 3 साल की वारंटी है उसकी। और वो मशीन आने के बाद हमारा प्रयास और आगे ये रहेगा कि इसमें जो 40 मशीनें आ रही हैं उसमें और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं, कुछ सामाजिक लोगों का भी योगदान है। कुछ मशीनें उनके सौजन्य से भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने हमसे संपर्क करके बोला कि भैया हमारा पेमेंट जमा करके आप हमारी मशीनें भी साथ में मंगा दो। तो वैसे लोगों का भी इसमें योगदान है। आगे रह के बढ़ चढ़ के लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि 2 सप्ताह के अंदर अगर कोरोना कंट्रोल नहीं होता, हमको तो ऐसी उम्मीद है कि जिस तरह से शासन प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं, जिले का प्रशासन, हमारे कोरोना के प्रभारी मंत्री, ये सारे लोग जिस तरह से लगे हुए हैं, तो कम से कम बालाघाट जिले में हमको ऐसी उम्मीद है कि 2 सप्ताह के अंदर कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा। बताया गया कि कुछ स्वयंसेवी संस्था और सहयोगियों की मदद से ताइवान से 40 ऑक्सीजन मशीनों को बुलवाने भुगतान भेजा जा चुका है और हमारा पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द मशीन जिले को उपलब्ध हो जाएं, जो ताइवान से बेंगलोर होते हुए नागपुर और फिर बालाघाट पहुंचेंगी, जिसमें कम से कम 2 सप्ताह का समय लगेगा। इस मशीन की खास बात यह है कि ये मशीन 1 मिनट में 10 लीटर ऑक्सीजन जनरेट करेगी।
जिसमें एक मशीन से 2 मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा सकती है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की निरंतर बढ़ती जा रही संख्या को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू को 30 अप्रैल तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य शासन के इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने जिले में 23 अप्रैल को प्रातः 6 बजे तक प्रभावी कोरोना कर्फ्यू को 30 अप्रैल को मध्य रात्रि तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं। जिले में कोरोना कर्फ्यू घोषित होने के कारण कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी और किसी भी माध्यम से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा। जिले के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय और अशासकीय कार्यालय और संस्थाएं बंद रहेंगे। केवल आवश्यक सेवाओं वाले विभाग जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, वन, बैंकिंग संस्थान, एटीएम, डाक सेवाएं इससे मुक्त रहेंगी। मेडिकल शॉप, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, शासकीय उचित मूल्य दुकान, दूध विक्रेताओं को छोड़कर शेष व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जिले में समस्त सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित रहेगा। जिले में लगने वाले समस्त हाट बाजार, पट प्रतियोगिता और अन्य सामाजिक समारोह पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। यात्री बसों का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। आपातकालीन सेवाओं वाले कर्मचारियों को केवल ड्यूटी के प्रयोजन से इस अवधि में प्रतिबंध से मुक्ति रहेगी। कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों में टीका लगाने के लिए आने जाने की छूट रहेगी। स्वास्थ्य विभाग और नगरीय निकायों की समस्त आवश्यक सेवाएं इससे प्रतिबंध मुक्त रहेंगी। मीडिया प्रतिनिधियों को अपने परिचय पत्र दिखाने पर प्रतिबंध से मुक्ति रहेगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। घर घर जाकर दूध और समाचार पत्र वितरित करने वालों को प्रातः 6 से 9 बजे तक अनुमति रहेगी। अन्य राज्यों और जिले से मालवाहक और आवश्यक सेवाओं का आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। थोक फल और सब्जी मंडी केवल नगरपालिका में रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए हर दिन 4 बजे से 8 बजे तक खुली रहेगी। हाथ ठेला सब्जी और फल व्यापारी हर दिन सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक मोहल्ले में जाकर सब्जी और फल विक्रय कर सकेंगे। राशन, किराना की होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। ऑनलाइन शॉपिंग के डिलीवरी बॉय प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी होगी। राज्य मार्ग पर लगे ढाबे, टायर पंचर की दुकानें चालू रहेंगी। यह आदेश 30 अप्रैल को मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।